कल साइंसेस के अंदर बेटा मैंने आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बातें बताई। फिर हमने नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स को भी डिस्कस किया। तो नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स के बाद आज हम थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज करते हैं। थोड़ा सा हम अपना देखते हैं और चीजों को देखते हैं। ठीक है, हम बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है? ठीक है, कि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने बायोलॉजी के अंदर ग्रेजुएशन कर रखी है? बायोलॉजी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा, इसके अंदर किसी का है बैकग्राउंड, या ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द सम अदर बैकग्राउंड्स? किसी का बायोलॉजी रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है? किसी ने बायोलॉजी पढ़ रखी है? मेडिकल का है तो मींस दैट यू नो अबाउट सम थिंग्स। बायोलॉजी बेटा एक्चुअली कहते हैं साइंस की वो ब्रांच जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब आपको पता है? एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब के सब ना आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा बेटा इसके अंदर अभी हम जिससे दो प्रीवियस 2 ईयर से हम जिससे सफर कर रहे हैं, वायरस। वायरस के बारे में स्टिल कि अभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, ये एक बहस है। लेकिन ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही सरवाइव करता है। उसके अलावा बैक्टीरिया का नाम तो किरण आपने सुना होगा, कभी आपने बायो पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन बैक्टीरिया का नाम आपने लाजमी सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा बेटा फंगस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। आम में से कोई बंदा अगर ब्रेड का ब्रेकफास्ट करता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर बेटा अगर आपकी ब्रेड पड़ी रह जाए और उस पे कुछ दिनों के ऊपर आपका क्या होता है, ग्रीनिश कलर की ग्रोथ हुई होती है, ग्रीन कलर की ग्रोथ हुई होती है, एक्चुअली दैट इज फंगस। वो आपकी क्या होती है? फंगस होती है। या फिर आपका जो पाँव है, पाँव की उंगलियों के अंदर बेटा, पाँव की फिंगर्स के अंदर एक व्हाइटिश कलर का कुछ बच्चों को मसला होता है, उसकी आपका उसका आपको डिजीज सी होती है उसको बेटा, वो भी आपकी फंगस की वजह से होती है। सबसे कॉमन बात, डेंड्रफ होता है बच्चों को, डेंड्रफ भी बेटा आपका फंगस की वजह से होता है। और फंगस आपका क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंसेस। तो बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। branch of biology branch of biology which deals with the study of living organisms, which deals with the study of living organisms, deals with living organisms। अब बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी मैंने आपके सामने लिखे कि एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंगस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा आपके क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, एग्जैक्टली ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके पास क्या है? इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म जो कि आपके लिविंग है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपका डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे तो नहीं है, उनके कुछ आपके फीचर्स एक जैसे हैं, लेकिन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द ग्रुप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बेटा क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। इसके अंदर बेटा आ जाता है जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो आपके पास क्या है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। 5 किंगडम्स के अंदर, 5 ग्रुप्स के अंदर क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है, इसको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब वो 5 किंगडम से बेटा कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले किंगडम को कहते हैं मोनेरा। सबसे पहले किंगडम को क्या कहते हैं? मोनेरा। है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड किंगडम इज नोन एज प्रोटिस्टा।
थर्ड किंगडम इज नोन एज बेटा फंगस, फंजाई। फोर्थ इज नोन एज प्लांटी, जिसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, और फिफ्थ इज नोन एज एनिमिलिया। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटा क्लासिफाई किया जाता है इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मनेरा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा दे आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फंगस भी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांटी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एज वेल एज एनिमिलिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट व्हाई दे आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इनको क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी ना। इन सब किंगडम्स की कुछ ना कुछ आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट तो होंगी। अब मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर वो कौन से ऐसे आपकी क्या है डिफरेंसेस हैं जिनकी बेसिस के अंदर दे आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट किंगडम्स, वो हमने देखने हैं सबसे पहले। ठीक है, अब बच्चे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास बेटा क्या है, ये आपके पास क्या है, ह्यूमन है, ये आपके पास क्या है, ह्यूमन है। ह्यूमन बेटा जो आपके पास है, ये लेट्स सपोज आपके पास ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन जो है, जैसे हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्स का यूनिट क्या था आपके पास, गैलेक्सी था ना। यूनिवर्स का यूनिट क्या था, गैलेक्सी। हमने गैलेक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और हमें यूनिवर्स के बारे में हो ना होगी। ठीक है, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपके सामने एक ह्यूमन बना दिया, ऐसे ही अगर मैं आपके सामने बेटा एक प्लांट बना दूं, एक आपने के सामने क्या कर दूं, प्लांट बना दूं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप फ्रॉम द सेल्स। ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बेटा वो क्या है, सेल है। वो क्या है, सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि इनकी जो बेटा क्लासिफिकेशन है वो आपकी किसकी बेस पे होनी है, वो आपकी होनी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सबसे पहला जो इसके अंदर आपका कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल। सेल बच्चे दो तरह का होता है, सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरह का होता है। सेल क्या है, ब्रिक्स हैं जिनसे मिलके क्या बनता है, आपका घर बनता है। घर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ब्रिक्स आपके क्या है बेटा, सेल्स। सेल्स दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, आपके एक टाइप के सेल बेटा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और दूसरी टाइप के होते हैं यूकैरियोटिक। दूसरी टाइप के क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास एक सेल है प्रोकैरियोट, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपके पास क्या है बेटा, यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों के दोनों आपके सेल हैं। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? तो बच्चे पेरेंट्स से आप लोग या हम जो है, मैं हूं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से क्यों मिलती है, हम अपने वालिदैन जैसे क्यों होते हैं, हमारी जितनी भी हेरिडिटी है, हमारी जितनी भी खसूसियात है वो हमारे पेरेंट्स जैसी क्यों होती है, मोस्टली हमारे पेरेंट्स जैसी होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का आपस के अंदर इंटरकोर्स हुआ होता है, उन्होंने आपस के अंदर शेयरिंग की होती है, अपने गमीट्स की शेयरिंग की होती है, उसके नतीजे में बेटा फर्टिलाइजेशन होती है और नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ये फीमेल अपना अपना जेनेटिक मटेरियल मेल से शेयर करती है और मेल फीमेल से शेयर करता है। बाय द क्रॉसिंग ऑफ ओवर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आपके पेरेंट्स से आगे बच्चा पैदा होता है ना। तो ये जितनी भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनकी ट्रांसफर होती है, ये बेटा होती है थ्रू जेनेटिक मटेरियल। ये किसके जरिए होती है, जेनेटिक मटेरियल के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेरिडिटी होती है। बात समझ आई? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है ना, ये आपका सस्पेंडेड फ्लोटेड फॉर्म के अंदर पड़ा होता है। ये आपका वेल पैक्ड आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। In the prokaryotic cell, genetic material present in the floated form in the cytoplasm. ठीक है,
और यूकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चे ये होता है कि ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है ये आपका पैक्ड होता है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मींस दैट आपको पता होता है कि आपका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे पड़ा है और अराउंड द जेनेटिक मटेरियल आपकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपका क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यहां तक बात क्लियर हुई आपको? यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई कि what is the difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell? Prokaryotic cells are those cells which has the well defined, not well defined nucleus, और आपके यूकैरियोटिक बेटा वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है किरण, वो वेल पैक्ड फॉर्म के अंदर होता है और उसके इर्द गिर्द आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके इर्द गिर्द क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है जी। अब फर्स्ट इस क्लासिफिकेशन की हम बुनियाद बनाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम पहली जो अपने पास इसकी अपनी बेस बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं कि एदर दे आर प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक। ठीक है, ये बात समझते हैं। अब जितने भी बेटा मोनेरा के अंदर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ना, मोनेरा के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक। ये क्या होते हैं, अब आपको प्रोकैरियोटिक मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना जब प्रोकैरियोटिक लिखूंगा। मोनेरा के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोटिक। और समझ आ गई, ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, प्रोकैरियोटिक। और इन चारों के अंदर जो बेटा पाए जाते हैं दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। एक बेसिस के ऊपर हमने एक किंगडम को सेपरेट कर दिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फोर, बाकी चारों से हमने क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया एक किंगडम को, मोनेरा को, कि मोनेरा के अंदर तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स हैं और बाकी चारों के अंदर क्या है, यूकैरियोट। तो फिर बेटा इन चारों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखने का मकसद, इन चारों आपके को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखने का मकसद। अब बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बनी होती है सेल से। ये बात हमने सीख ली कि इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा यूनिवर्स के अंदर ऐसे भी पाए जाते हैं जिनकी जो बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से मिलके बनती है, जो सिर्फ एक सेल उसके अंदर होता है, वो यूकैरियोटिक हो वो प्रोकैरियोटिक हो। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, दे आर यूनिसेलुलर, मींस दैट के जिनकी बॉडी मेड अप फ्रॉम ओनली वन सेल, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। और बेटा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलके बनती है, वो मिलियंस हो, वो बिलियंस हो, वो 2 हो, वो 10 हो, वो 20 हो, ऐसे सेल्स बेटा, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मेड अप फ्रॉम मोर देन वन सेल्स, दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर। वो आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। बात समझ आई कि जो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके क्या हैं बेटा, यूनिसेलुलर, और आपके क्या है, मल्टी सेलुलर। तो बेटा प्रोटिस्टा के अंदर हैं तो सारे के सारे यूकैरियोट्स, लेकिन बेटा वो साथ में क्या है, यूनिसेलुलर। अगर जितने भी इस यूनिवर्स के अंदर यूनिसेलुलर आपके यूकैरियोट्स हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, वो आपके पाए जाते हैं बेटा प्रोटिस्टा के अंदर। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट आर क्लासिफाइड इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा, आर क्लासिफाइड इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, जिन्होंने अमेबा, अमेबा बेटा एक एनिमल है, अमेबा एक क्या है, आपका प्रोटिस्टा है। अमेबा आपका क्या, इसकी शक्ल ऐसी इरेगुलर सी इसकी शेप होती है, ठीक है, ये आपको डिस्टर्बेंस काज करता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा पैरामीशियम है, दे आर यूनिसेलुलर, और ये आपके क्या है, यूकैरियोटिक भी है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी क्या है, एग्जाम्पल।
अब आपको ये बात समझ आई कि वाई मोनेरा डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ फोर, वाई प्रोटिस्टा इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फोर। प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक है और साथ में क्या है, यूनिसेलुलर। अब बात बच गई फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया की। बेटा आपके फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है, एनिमल भी आपके क्या है, यूकैरियोटिक। अब इनके अंदर फिर हमारा डिफरेंस क्या है, इसके अंदर फिर डिफरेंस क्या है बेटा, फंगस और प्लांटी और एनिमीलिया। अब कुर्रा अर्ज के ऊपर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, दो तरह के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं। कैसे बेटा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। क्या आप में से कोई ये बताना पसंद करेगा कि इंसानों के पास ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हम अपनी खुराक खुद बना सकते हैं? क्या हमें कभी गंदम की जरूरत बने, हम उसको उगा तो सकते हैं? क्या गंदम का एक दाना हम बना सकते हैं? क्या हम अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ह्यूमन के पास, एनिमल्स के पास ये कैपेबिलिटी बेटा नहीं है कि दे आर अनएबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कांट सिंथेसाइज देयर फूड, उनको हम कहते हैं बायोलॉजी की जुबान के अंदर दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। अब प्लांट्स के अंदर बेटा, प्लांट को जब भूख लगती है, हंगर फील होती है, कभी उसने आप में से किसी से रिक्वेस्ट की है प्लांट ने कि मुझे जाके बर्गर शवारमा ला दो? नहीं लगी। तो बेटा मींस दैट के प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी दैट दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। बेटा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म which can synthesize their own food, they are known as autotrophs। उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो प्लांट्स हैज द कैपेबिलिटी कि जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तो बेटा दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। और फंगस भी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, तो दे आर आल्सो हेटेरोट्रॉफ्स। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। तो अभी हमारे पास तीन जो किंगडम्स थे बेटा, वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। प्रोकैरियोट्स भी हो गया, मोनेरा भी हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी हो गया, और आपके पास प्लांट्स भी हो गए। अब पंगा रह गया है कि फंगस और प्लांटी को फिर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्यों प्लेस किया गया? अगर ये आपके क्या थे, हेटेरोट्रॉफ्स थे वो, तो व्हाई दे डोंट प्लेस इनटू द सिंगल ग्रुप? ये एक ग्रुप के अंदर इनको प्लेस क्यों नहीं किया गया? तो यहां तक बातें क्लियर हुई तीन किंगडम्स के बारे में। फोर्थ और फिफ्थ, फंगस और एनिमीलिया के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन यहां तक बातें क्लियर है आपको? बायोलॉजी जिनका बैकग्राउंड नहीं है बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि यहां तक आपको बातें क्लियर हैं? जी फातिमा। ओके बच्चे, अभी तक हमने सिर्फ ये बातें की हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। कितने किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई करने के बाद फिर हमने कौन सी बेसिस को कंसीडर किया और दे गेट क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप। अब बच्चे हमारे पास दो बातें आ गई, एक आपके पास फंगस बच गई और एक एनिमल्स बच गया, और उनके बारे में मैंने कहा कि दे बोथ आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे बोथ कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो बेटा फिर हेटेरोट्रॉफ्स, ये देखे ना, अब अपनी खुराक खुद ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये फिर किसी ना किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सोर्स के ऊपर क्या होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे।
ठीक है, ये किसी ना किसी और सोर्स के ऊपर क्या कर रहे होंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। तो किसी और सोर्स पे जब बेटा डिपेंड कर रहे होंगे तो फिर इनके अंदर एक फिनोमेना होता है हिट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स। बेटा देखिए, एनिमल्स भी खुराक बाहर से लेते हैं और आपके क्या करती है, फंगस भी खुराक क्या करती है, बाहर से लेती है, किसी और सोर्स से लेती है। एनिमल्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो अपनी खुराक को अपने जिस्म के अंदर ले जाने के बाद हजम करते हैं। कभी किसी इंसान को आपने देखा है कि उसका स्टमक आपके जिस्म का आपको नजर आ रहा हो, स्टमक उसका जो इंटरनल ऑर्गन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है स्टमक, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि वो आपको जिस्म से बाहर नजर आ रहा हो तो वो खुराक को डाइजेस्ट कर रहा हो? नहीं ना, ऐसा होता। हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, वो हमारा क्या होता है, इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक को इनसाइड द बॉडी हजम करते हैं, वो आपके सारे के सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया गया आपके एनिमीलिया के अंदर, और उसको बायोलॉजी की जुबान में कहा जाता है दे आर होलोजोइक। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी आर नोन एज होलोजोइक। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं होलोजोइक। दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड देयर बॉडी आर नोन एज होलोजोइक। और फंगस के बारे में बेटा ये है कि फंगस जो करती है, फंगस अपनी क्या करती है कि ये आपके पास अगर ब्रेड का पीस है, इसके ऊपर बेटा फंगस के स्पोर आके गिरे, फंगस के स्पोर इसके ऊपर ही ग्रो कर जाते हैं, ऐसे इसके ऊपर ही क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो मीन्स डैड कि उसने जो अपना एनर्जी का सोर्स था उसको क्या किया, कंज्यूम किया और उसके जिस्म के ऊपर ही ग्रो कर गई। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक को, अपने एनर्जी के सोर्स को आउटसाइड द बॉडी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो आपके सारे के सारे प्लेस बेटा कर दिए गए फंगस के अंदर, और उनको बायोलॉजी की जुबान के अंदर कहते हैं सिप्रोफिटिक। उनको क्या कहते हैं, सिप्रोफिटिक। तो अभी आपको यहां तक बातें क्लियर होगी कि व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द 5 डिफरेंट ग्रुप्स। वो सारी की सारी आपको बेसिस मैंने बता दी कि आपके मोनेरा को प्लेस किया गया बेटा बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंदर आपके यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, फंगस के अंदर बेटा आपके मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स एंड सिप्रोफिटिक आते हैं, प्लांटी के अंदर आपके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, एनिमीलिया के अंदर बेटा आपके हेटेरोट्रॉफ्स और होलोजोइक आते हैं। अभी तक आपको 5 से 10 टर्म्स ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स का फर्क पता चला, होलोजोइक सैप्रोफिटिक का फर्क पता चला, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें करने के साथ आपको एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी समझ आया कि व्हाई एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट क्लासिफाइड इनटू द 5 किंगडम्स। उस ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बंदे ने प्रपोज किया था? His name was R.H. Whitaker. R.H. Whitaker was the person जिसने बेटा आपका ये 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको आज भी मैंने आपके सामने एलैबोरेट कर दिया है। ठीक है, on the basis of different characteristics he classified the living organism into the different groups. ठीक है जी, got my point about the classification of the living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलके बनते हैं? सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जी की जो कंपोजिशन है वो क्या है? सेल। जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बेटा है वो है सेल। तो अभी हमें सेल के बारे में भी तो पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली सेल क्या है। लेट्स सपोज कि ये बेटा आपके पास क्या है? सेल। ये आपके पास क्या है? सेल। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सेल का वर्ड एक्चुअली कहां से आया। सेल का वर्ड कहां से आया? ठीक है, 60s के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर बेटा, 16th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक्चुअली वो बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम आपका सेल का वर्ड इस्तेमाल किया। क्यों किया बेटा? वो माइक्रोस्कोप के नीचे आपकी प्लांट की कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहा था। प्लांट का जो आउटर पार्ट नहीं होता वो इसको क्या कर रहा था? देख रहा था। ठीक है,
माइक्रोस्कोप आपकी होती है किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके जो दिखाती है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। वो प्लांट की कॉर की स्लाइड बनाने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप देख रहा था, तो उसने ये बात देखी कि ये जो प्लांट की आउटर पार्ट है ये छोटे छोटे ऐसे हाउसेस से मिलके बना है, छोटे छोटे ऐसे हाउसेस से मिलके बना है। तो उसने इन हाउसेस को मोंक, हिंदुइज्म के अंदर मोंक कहते हैं, जो कि बिल्कुल बंदा सेपरेट रहता हो उसके घर से इसको एक्चुअली तशबीह दी। उसने मोंक एक्चुअली कहते हैं सेलुलर, सेल, मोंक हाउस, वो सेल। तो यहां से ये वर्ड निकला था सेल का। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल टर्मिनोलॉजी को बेटा इंट्रोड्यूस करवाया था। वो प्लांट को क्या कर रहा था, अंडर देख रहा था। ठीक है जी। ठीक है जी बच्चे। अब इसके बाद जब उसने ये टर्म बेटा दे दी, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था श्नीडर। जिसका नाम क्या था, श्नीडर। श्नीडर ने फिर प्लांट्स के ऊपर बेटा स्टडी की। प्लांट कॉक ना एक्चुअली डेड पार्ट होता है, तो इसने फिर प्लांट के लिविंग पार्ट को लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और इसने ये बात कह दी। इसने कहा कि ऑल प्लांट एम्ब्रियो, तमाम के तमाम जो प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स गेट अराइज फ्रॉम सेल, और गेट अराइज फ्रॉम द सेल, या ऑल प्लांट्स मेड अप फ्रॉम द सेल। ठीक है, ये किसने बात की, श्नीडर ने। फिर एक जोलॉजिस्ट आया जो जानवरों के ऊपर बेटा स्टडी कर रहा था, उसका नाम था श्वान। जिसका नाम क्या था, श्वान। श्वान ने भी फिर आपके इसी की बात को फॉलो किया, लेकिन उसने एनिमल को स्टडी किया और उसने कह दिया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप फ्रॉम द सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड अप फ्रॉम सेल्स। ठीक है, और साथ में उसने ये भी कह दिया मेड अप फ्रॉम सेल्स। साथ में उसने बेटा ये भी कहा कि जितने भी सेल्स हैं दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। इनकी आउटर साइड के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मींस डैट के सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और लेटर ऑन यही आपकी सेल थ्योरी बन गई, जिसके दो पास्टुलेट थे, डेट वाज प्रपोज्ड बाय आपकी श्नीडर एंड श्वान ने जिसको प्रपोज किया। दो इसके बेटा पास्टुलेट ये बन गए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम द सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम द सेल। और द सेकंड पास्टुलेट आपका क्या बन गया, वो बेटा ये बन गया कि तमाम के तमाम सेल्स, all cells are covered by, are bounded by a membrane known as cell membrane, bounded by membrane known as cell membrane। ठीक है जी, known as cell membrane। ठीक है जी, बात समझ लगी, यहां तक बात समझ लगी कि सेल की टर्म कहां से आई, सेल की थ्योरी किसने पेश की। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली सेल क्या होता है। ये आपको स्टोरी अभी तक बातें समझ आई कि सेल एक्चुअली आपका कहां से ये टर्म डिराइव होती है। ये अब मैंने आपको इसलिए बताया कि बात को एग्जामिनर सेल थ्योरी के बारे में बातें पूछ लेता है, सेल थ्योरी के बारे में बातें पूछ लेता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल की, यहाँ पे सेल के बारे में बात करते हैं। बेटा सेल जो आपके पास होता है, लेट्स सपोज ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, एक सेल बना। अब बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल जो होता है डिफरेंट होता है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जनरलाइज्ड सेल की एक बात करेंगे, क्योंकि हमें इतनी डेप्थ के अंदर जाना नहीं है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट सेल जो मेजर आपकी फर्क होंगे उसको आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये बता दूं, अभी आपने पढ़ा जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ऐसी बात ही है। उसके अलावा बेटा जो सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको आपने क्या अभी हमने नाम दिया था, न्यूक्लियस का नाम दिया था, ब्रेन ऑफ द सेल।
ये आपका क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, जो आपका सेंट्रल पार्ट है आपके सेल का, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब बेटा ये जो रेस्ट ऑफ द आपके पास पोर्शन है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, इस सारी को हम क्या कहते हैं, ये सारी की सारी जो फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स डेट सेल और प्लाज्म मीन डेट आपका फ्लूइड। तो फ्लूइड पोर्शन ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आपके सामने एक जनरलाइज्ड सेल बना रहा हूं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे सेल की एक साइड के ऊपर एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है। ऐसी आपकी एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है डेट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी सही वन बाय वन कि एक्चुअली इनके फंक्शंस क्या हैं, ये काम क्या करती हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक फर्दर आपकी फिर ऑर्गेनेली मौजूद होती है, ऐसे शर्माती हुई दुल्हन की तरह, जो आपकी कमर आपकी बेंड की हुए बैठी हुई है। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक ऑर्गेनेली अटैच होती है। इसको बेटा कहा जाता है गोल्जी अपरेटस। इसको क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी, इसका फंक्शन क्या होता है, ये किसका कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, पढ़ेगी सर सारी बात। उसके अलावा आपके सेल के अंदर, उसके अलावा आपके सेल के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी आपकी क्या होते हैं, छोटी छोटी बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पे छोटी छोटी बीड लाइक स्ट्रक्चर होती है इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द सेल। इनको बेटा कहा जाता है राइबोसोम्स। इनको क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। दे आर नोन आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। इनके अंदर प्रोटीन्स बनती है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है जी, अब राइबोसोम्स के अलावा यहाँ पे कुछ आपकी ऐसी ऑर्गेनेलीज भी होती है, ऐसी ऑर्गेनेलीज भी होती है छोटी छोटी। इनको बेटा लाइसोसोम्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, लाइसोसोम। दे आर आल्सो नोन एज द विलन ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर विलन का काम करते हैं। जो भी कोई हेर फेर करता है, जो कि आपका नकारा हो जाता है, वो लाइसोसोम्स उसको मारते हैं। उसके अलावा आपके सेल को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को, वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। ऐसे इसके अंदर बेटा एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करता है बेटा, आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू प्रोसीड डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, टू प्रोसीड डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका एक जनरलाइज्ड सा सेल होता है, जिसके अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ बेटा उसका सेंट्रल पार्ट आपका न्यूक्लियस होता है। फिर आपके उसके एक साइड के ऊपर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, गोल्जी अपरेटस अटैच होता है। लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म as well as mitochondria also, which is also known as the powerhouse of the cell, जिसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अब बच्चे इन ऑर्गेनेलीज को हमने वन बाय वन देख लिया। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? जी फातिमा, सिकंदर गिलानी, इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको क्लियर ना हो। हम में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 2022 का स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं? ये बेटा सारी की सारी बातें एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे हैं जो 2022 के अंदर जिनका प्लान है अपीयर होने का सीएसएस के अंदर? जी इसके अंदर बेटा आपका क्वेश्चन है जी, आपने आप
किया है। ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा अपने आप। ओके, दैट्स ग्रेट। आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल अपीयर हो रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस। मोस्टली स्टूडेंट ना फर्स्ट अटेम्प्ट को एज अ सेक ऑफ एक्सपीरियंस भी लेते हैं। पर यह आपने आपका भी मिस्टेकनली हाथ रेज हो गया, ये आपका क्वेश्चन था बेटा। अगर आपका क्वेश्चन हो तो यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा, इंशाल्लाह अगर आप होप सो आप स्क्रीन टेस्ट क्लियर करेंगे और आप सीएसएस की तरफ ले जाएंगे। फ्री है, आपका भी क्वेश्चन है या फिर आप हम आगे मूव करें? अपीयर हो गए। ठीक है बच्चे, इसको हम नेक्स्ट पे लेके चलते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनेली जो है बेटा वो आपकी है सेल मेम्ब्रेन। तो आपके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। डायग्राम अगर आप नहीं करेंगे बायोलॉजी के पेपर के अंदर या साइंस के पेपर के अंदर, अगर आप डायग्राम्स नहीं करेंगे तो मीन्स डैट कि आप अपना 1 से 1.5 नंबर तो वैसे ही उसको कह रहे हैं कि मेरा काट लो। तो डायग्राम्स के अंदर बहुत जरूरी होती है। डायग्राम्स आपके के अंदर साइंस के पेपर के अंदर बहुत जरूरी होती है। डायग्राम बना के आओ, डायग्राम सीखो। मैं भी आप लोगों को हर क्वेश्चन के अंदर हर टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट आपकी डायग्राम लाजमी बनाता हूँ। डायग्राम से समझाना भी चाहिए, तो आपने एग्जामिनर को एक्चुअली बातें समझा के आनी है ना। अब बेटा सेल मेम्ब्रेन को पहली बात तो ये है कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब आपके पास क्या है? एक सेल है। सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है जी बेटा, आउटर मोस्ट जो आपकी लेयर है या आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो मींस दैट कि सेल के अंदर अगर कौन सी चीज दाखिल होगी या सेल से बन के बाहर निकलेगी, वो सारी की सारी चीजों का जो कंट्रोल होगा वो सेल मेम्ब्रेन के पास ही होगा ना। अगर कोई चीज सेल के अंदर दाखिल होनी है तो आपका दरवाजे पे बैठा हुआ चौकीदार ही उसको क्या करेगा? उसको ऑब्जर्व करेगा। अगर आपके सेल से कोई चीज बाहर जानी है तो उसका भी जो आखिरी लुक है, आखिरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो आपका क्या होगा? आपका गार्ड ही होगा। तो बेटा ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ चीजों को अंदर आने देती है, जो सेल की रिक्वायरमेंट होती है उनको अंदर आने देती है, और कुछ चीजें जो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको अंदर नहीं आने देती। ये एक बैरियर है बिटवीन द इनटेक एंड द आउटटेक ऑफ द सब्सटेंसेस। ये एक बैरियर है जो कि चीजों को अंदर आने की इजाजत देता है, उनको परमिएबल बनाता है या उनको परमिएबल नहीं बनाता, सिलेक्टिवली परमिएबल है। मींस डैट कुछ चीजों को ये सिलेक्ट करता है, परमिट करता है कि आप अंदर आ जाओ, और कुछ चीजों को ये सिलेक्ट नहीं करता फॉर द परमेबिलिटी। तो मींस डैट कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल। अब किस बेसिस के ऊपर करता है ये हमारी बहस नहीं है। ये बेसिस इसकी बेटा सेल की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मींस डैट कि ये अलाउ करती है कुछ चीजों को अंदर आने का और कुछ चीजों को अंदर आने के लिए ये अलाउ नहीं करती।
तो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बच्चे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर से पहले ना इसकी कंपोजिशन बढ़ती है कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसकी कंपोजिशन के अंदर बेटा तीन चीजें होती हैं। एक इसकी कंपोजिशन के अंदर बेटा लिपिड्स पाए जाते हैं, लिपिड्स, दूसरा इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों के तीनों बेटा बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक सोर्स से बनते हैं, पढ़ेंगे हम इनको डिटेल के साथ। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो ये बेटा किस चीज से मिलके बनती है? इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑलमोस्ट 20 to 40% इसके अंदर लिपिड्स होते हैं, 60 to 80% बेटा प्रोटीन्स होती हैं, और रेस्ट आपके ट्रेसिस अमाउंट के अंदर, वेरी मिन्यूट अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कितनी लिपिड्स होती हैं, कितनी प्रोटीन्स होती हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? लिपिड्स बेटा 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80%, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रेसिस के अमाउंट के अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जो आपके पास लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है, हाउ दे गेट अरेंज्ड, इसका स्ट्रक्चर आपके पास कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर आप लोगों में से सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट बर्गर तो खाया होगा। बर्गर खाया है आप में से? बर्गर की शक्ल बेटा कुछ ऐसी नहीं होती है, एक आपकी ब्रेड की लेयर ऊपर, एक ब्रेड की लेयर नीचे, और इनके इन बिटवीन आपके पास क्या होता है, चिकन का एक पीस होता है। अगर आप चिकन लवर है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आपने क्या खाया होगा, चिकन बर्गर खाया होगा, ठीक है। तो बेटा इस आपके सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को अगर आप सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी आपका ऐसा ही होता है। इसके ऊपर आपकी एक लेयर ऐसी होती है, एक लेयर ऐसी होती है। अभी थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया इसको बेटा, इसकी दो लेयर्स के इन बिटवीन ऐसे आपकी एक लेयर और होती है। ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इसका क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब ये इसके ऊपर और नीचे जो ब्रेड की लेयर है, ये आपकी क्या है, लिपिड की लेयर। ये किसकी लेयर है? ये भी लिपिड लगे हैं, ये भी लिपिड लगे हैं, और इन बिटवीन टू लेयर ऑफ द लिपिड्स आपकी यहाँ पे क्या चीज है, प्रोटीन, जिसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। इसके अंदर क्या एम्बेडेड है, प्रोटीन। तो लिपिड की दो लेयर्स के अंदर प्रोटीन्स क्या है, एम्बेडेड है। लिपिड की इन बिटवीन टू लिपिड लेयर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा जो आपके पास है वो है बाई लिपिड लेयर, सैंडविच वाली है, ठीक है, बाई लिपिड लेयर, दो लिपिड की लेयर और उनके दरमियान आपकी प्रोटीन बेटा क्या है, एम्बेडेड है। प्रोटीन उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। इस तरह की इसकी कोई स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो इसके अंदर बाई लिपिड लगा होता है बेटा, ये होता है खास किस्म का एक लिपिड होता है जिसको फास्फोलिपिड कहते हैं। एक खास किस्म का लिपिड होता है फास्फोलिपिड। उसमें से भी बेटा एक आपका स्पेसिफिक टाइप का फास्फोलिपिड होता है लैसेथीन। तो इसके अंदर जो आपका फास्फोलिपिड लगा होता है वो कौन सा लगा होता है, लैसेथीन। लैसेथीन की जो शक्ल है ना वो कुछ ऐसी होती है, उसका एक हेड होता है और एक टेल होती है। तो मीन्स डैट कि इसके अंदर बेटा जो लिपिड की लेयर लगी होती है वो कुछ ऐसी होती है, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे लिपिड की लेयर है। क्योंकि लैसेथीन की एक स्पेसिफिक शेप है, इसकी जो आपने फाइनल शेप ड्रॉ करनी है पेपर के ऊपर वो आपने ऐसे करनी है, ठीक है। नीचे भी एक आपके पास क्या होती है बेटा, लिपिड की लेयर होती है। तो ये इन बिटवीन लिपिड की लेयर के क्या होता है आपके पास प्रोटीन्स आर एम्बेडेड होती है। तो आपके पास क्या होगी, आपके पास स्ट्रक्चर आ गया सेल मेम्ब्रेन का कि टू लिपिड लेयर, इन बिटवीन लिपिड लेयर्स प्रोटीन आर एम्बेडेड, ठीक है। आपका बर्गर भी बन गया, आपको लिपिड भी समझ आ गया, कौन सा लिपिड होता है, कैसे अरेंज होता है, दैट्स फाइन, ठीक है जी। अब बेटा बात करते हैं इसके फंक्शंस की। इंट्रोडक्शन पता चल गया, कंपोजिशन पता चल गई और स्ट्रक्चर पता चल गया। इस स्ट्रक्चर को जो मॉडल एक्सप्लेन करता है ना, उसका नाम याद करने, उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस स्ट्रक्चर को जो मॉडल बेटा आपके सामने जो इसको एक्सप्लेन करता है दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो आपका क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है जी।
अब इसके फंक्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है। जहां पे भी आपका बेटा क्वेश्चन हो आपने रोक के मेरे से पूछ लेना, आपका चैट बॉक्स के अंदर वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए जहां तक आपको बात की समझ ना लगे, ठीक है। इसके अंदर बेटा बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपको बात मैंने बताई। बात बेटा आप लोगों के साथ ये की है कि ये आपकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये सेल की क्या है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। ऐसी बात ही की फंक्शंस के अंदर, ये चीजों को अंदर आने देती है और चीजों को बाहर जाने की जो परमेबिलिटी देती है वो परमिट करती है, वो कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। अगर बेटा ये बाहर से चीजों को अंदर आने के लिए इजाजत दे तो कैसे देगी, लेट्स सपोज कि ये एक सब्सटेंस पड़ी है बाहर, इसने सेल के अंदर दाखिल होना, तो कैसे होगी, सेल बेटा अपने आप को इन्वेजिनेट करेगा, सेल मेम्ब्रेन अपने आप को इन्वेजिनेट करेगी और एक स्पेस क्रिएट करेगी इस सब्सटेंस के लिए। ये सब्सटेंस उस इन्वेजिनेटेड स्पेस के अंदर जाके क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। उस स्टक होने के बाद बेटा ये आपकी क्या होगी, यहां से सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी, वो सब्सटेंस अंदर चली जाएगी और ये दोबारा से अपने आप को क्या कर लेगी, रिपेयर कर लेगी, दोबारा से अपने आप को क्या कर लेगी, रिपेयर कर लेगी। किसी भी चीज का सेल बॉडी के अंदर दाखिल होना फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो मीन्स डैट कि आपकी सेल मेम्ब्रेन, आपकी सेल मेम्ब्रेन चीजों को अंदर आने की इजाजत देती है, कैसे देती है, बाय मीन ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, एक आपके पास सेल है, एक आपके पास आउटर इन्वायरमेंट के अंदर बेटा सब्सटेंस पड़ी है, इस सब्सटेंस ने सेल के अंदर दाखिल होना है, सेल मेम्ब्रेन ने इजाजत भी दे दी कि यस यू कैन, आप दाखिल हो सकती है। तो फिर सेल मेम्ब्रेन, वो बैरियर है ना एक, वो बैरियर को कैसे तोड़ेगी, तो सेल मेम्ब्रेन उसको फैसिलिटेट करती है, उसको अपने आप को थोड़ा सा इन्वेजिनेट करती है और अपने आप को अंदर फंसा देती है। वो सब्सटेंस सेल के अंदर क्या हो जाती है, फंस जाती है, स्टक हो जाती है। फिर सेल मेम्ब्रेन अपनी आप को यहाँ से रप्चर कर लेती है बेटा, रप्चर करने के बाद वो सब्सटेंस अंदर चली जाती है और ऊपर से सेल मेम्ब्रेन अपने आप को क्या करती है, दोबारा से रिपेयर कर लेती है। उस इस प्रोसेस सारे को क्या कहते हैं, इनटेक ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू द सेल फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ये सेल मेम्ब्रेन का क्या है, फंक्शन है, एंडोसाइटोसिस। चीजों का सेल के अंदर आना, दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अगर ये अंदर आने वाली चीज बेटा आपके पास सॉलिड हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर अंदर आने वाली सब्सटेंस आपके पास क्या हो, सॉलिड फॉर्म के अंदर हो तो दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अगर अंदर आने वाली सब्सटेंस बेटा आपके पास लिक्विड हो तो दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। उसको आप क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। तो बेटा इन अ सेम वे अगर सेल के अंदर से चीजें बाहर जाएं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अगर आपकी चीजें मूव अवे करें फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल बॉडी टू द आउटर इन्वायरमेंट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, आपके सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन है, आपको प्रोटेक्शन फराहम करती है, उसके अलावा चीजों को अंदर आने और बाहर जाने की परमिशन देती है। अगर चीजों अंदर आए तो उस प्रोसेस को बेटा एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर अंदर आने वाली चीज सॉलिड हो तो दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अगर अंदर आने वाली चीज लिक्विड हो तो दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। और अगर बेटा बाहर चीजें जा रही हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। These are the function of the cell membrane. These are the function of the cell membrane. Structure, function, composition के अंदर फर्क आया, फर्क समझ आया। स्ट्रक्चर, फंक्शन और आपको कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन के बारे में समझ आई।
बाकी स्टूडेंट्स को भी, यहाँ तक बच्चे, आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। किसी बच्चे को कोई बायोलॉजी के अंदर कंफ्यूजन हो, स्टिल नाउ, जहां तक के टॉपिक के अंदर किसी बच्चे को कोई मसला हो। ओके बेटा, फाइन, अगर क्लियर है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली से पढ़ेंगे।